पाकिस्तान के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए नहीं कि आईएमएफ के पास हमारे सारे मसाइल का हल है, इसलिए कि आईएमएफ के एग्रीमेंट के बगैर जो है कोई दोस्त मुल्क भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। तो ये एक मजबूरी का सौदा है कि अगर आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हो भी जाए और कुछ बिलियन डॉलर्स मिल भी जाएं आईएमएफ से और दोस्त ममालिक से भी, तभी भी उसके बावजूद भी पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात का सामना रहेगा और ये बहरान जो है इतनी आसानी से या जल्दी जो है वो ख़त्म नहीं होगा। ये पाकिस्तान की जो हुक्मरान तबके हैं वो खुद अपने ऊपर टैक्स लगाने को तैयार नहीं है। आईएमएफ तो ये कहती है कि अपने बजट का खसारा जो है वो कम करें। वो इसलिए कि जब बजट का खसारा होता है तो हुकूमत नोट छापती है, जब नोट छापती है तो उसके कर्जों में इजाफा होता है और उससे महंगाई भी बढ़ती है। आईएमएफ सिर्फ ये कहती है कि आप ये चीज़ ना करें, अपने कर्जों को कम करें, अपने अखराजात को कम करें और ये जो आप खसारे पे खसारा हर साल करते हैं ये ना कीजिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारी कोई हुकूमत भी ये करने में नाकाम रही है। वो इसलिए कि हम रियल एस्टेट पे टैक्स लगाने को तैयार नहीं है। अभी आप देख लीजिए कि फौरन जो है बात हुई कादरों में टैक्स लगाया जाए। मैं छोटे पान वाले या रेडी वाले की बात नहीं कर रहा, जो बड़े बड़े ताजर हैं जो करोड़ों अरबों रुपए बनाते हैं, वो भी टैक्स देने को तैयार नहीं है। वो हमेशा जो है हड़ताल की धमकियां देते हैं और उसमें और भी कई चीज़ें जो हैं टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये लोग जो हमारे जो खुद गरज लोग हैं जिनके पास पैसे भी हैं, जब वो टैक्स नहीं देंगे तो फिर मुल्क का कारोबार कैसे चलेगा? तो आईएमएफ तो ये कहती है कि फिर ठीक है, आप अपने बजट का जो खसारा है इसको कम कीजिए। अगर वो कम हो सकता है पेट्रोल की कीमत बढ़ा के, इलेक्ट्रिसिटी की, गैस की, तो फिर वैसे कीजिए। तो ये असल में हमारी चॉइस है। जो हमारे जो हुक्मरान तबके हैं वो लोगों को ये तासुर देते हैं कि सारा इल्ज़ाम जो अब वो आईएमएफ पे डालना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो खुद कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। पहली बात तो ये है कि कुछ करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक सलाहियत और दूसरी इरादा। हमारी बदकिस्मती ये है, हमारी ट्रेजडी ये है कि ना हमारे पास सलाहियत है ना इरादा है। मैं इस कम वक्त में तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे पास ऐसी बहुत सारी वाक़यात हैं और दास्तानें हैं कि जिससे इन दोनों बातों से की तरफ इशारा करते हैं। अभी भी रिसेंटली भी जो है आप उठा के अखबारात देख लें, ये खबरें आई हैं कि हम कोई मजबूत या क्लियर प्लान जो है अपने कर्जों में कमी के लिए नहीं पेश कर सके। बल्कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो हमारी जो टीम थी उसके आपस में जो लोग थे वो एक दूसरे से इख्तलाफ कर रहे थे, जिसपे आईएमएफ वाले भी हैरान थे। तो पहली बात यह है, अगर हम क्राइसिस को जो है थोड़ी कोई कोई जादू की छड़ी तो नहीं है किसी के पास भी, लेकिन अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो सही लोग जो हैं, जो इन सारे मामलात को ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं, जिनकी इंटेग्रिटी भी हो, क्रेडिबिलिटी भी हो, वो आगे आए, उनको आगे लाया जाए और फिर उनके काम में मुदाखलत नहीं की जाए। पहली शर्त तो ये है। दूसरा ये कि करना क्या है। देखिए, हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ा मसला है वो फूड इन्फ्लेशन का है, जो है कोई 40% के के आसपास है और सबसे ज़्यादा जो है उससे यकीनन सब लोगों को और आम लोगों को उससे परेशानी है। तो फूड इन्फ्लेशन को हम कैसे कर सकते हैं कम? उसका यही तरीका है कि हम अपनी जो ट्रेड है, तमाम जो हमारे ख़ास तौर पे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनसे बिल्कुल खोलें और सारी जो कोई इस पे कोई इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह ना लगाएं। इसलिए कि जब हम उस ट्रेड को खोलेंगे, सप्लाई बढ़ेगी, तो जो हमारी तरफ के जो लोग जो होर्डिंग करते हैं या इस तरह की चीज़ें करती हैं उससे उसमें कमी वाक़या होगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमने अपने एग्रीकल्चर पे हम तवज्जो देते नहीं है। हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो इतनी कम है और फिर हम इंपोर्ट भी करते हैं। अफसोस की बात यह है कि हमें गंदम भी जो है इंपोर्ट करना पड़ रहा है। हम पाम ऑयल जो है वो कुकिंग ऑयल जो है वो भी इंपोर्ट करते हैं। तो यकीनन जब
آپ کا ڈیویلیوشن ہوتا ہے یا دنیا میں مہنگائی بڑھتی ہے, ہم خود جو ہے اس کو نہیں پیدا کرتے, تو اس میں مہنگائی میں اضافہ ہوگا. اور ایک جو بہت بڑی وجہ ہے, جو لانگر ٹرم وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری روپے کی قدر گرتی چلی گئی ہے. وہ اس لیے بھی کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ گرو نہیں کر رہی ہیں, اور ایکسپورٹس گرو اس لیے نہیں کرتی کہ ہمارا جو سارا نظام ہے اس کو ہائیجیک کیا ہوا ہے مخصوص لابی نے, جیسے ٹیکسٹائل والے ہو گئے. وہ ابھی تک وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی ہم بڑا لیڈنگ ٹیکسٹائل پروڈیوسر ہے. آپ کی کیا لیڈنگ ٹیکسٹائل پروڈیوسر ہے؟ پاکستان کی ایکسپورٹس کی جو گارمنٹ ایکسپورٹس ہیں وہ خالی $4 بلین ہیں, بنگلہ دیش کی $40 بلین سے زیادہ ہیں. کیوں؟ تو ان جو ہے یہ جو چیزوں پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں اگر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہوتا یا اتنا زیادہ نہ ہوتا تو روپے کی قدر اتنی نہ گرتی. اگر روپے کی قدر اتنی نہ گرتی تو مہنگائی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. پولیٹیکل جو ہے عدم استحکام کوئی اچھی چیز نہیں ہے, لیکن آپ ابھی دیکھ لیجئے, جو میں پچھلے اپریل سے بات کر رہا ہوں اس میں فیصلے نہ کرنے میں خود جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار میں, انہوں نے دیر کی ہے اور غلطیاں کی, جس میں وزیر اعظم بھی شامل ہیں اور موجودہ وزیر خزانہ بھی. تو ہم ہر بات جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پہ یا سیاسی عدم استحکام پہ نہیں ڈال سکتے. یقیناً یہ جو ایک فیکٹر ہے. ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز بھی بالکل غلط رہی ہیں. انہوں نے ہمیشہ سمجھا ہے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ اسلحے سے آتی ہے, سیکیورٹی معاشی استحکام سے آتی ہے, اور وہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک یہ مداخلت کرتے رہیں گے کوئی ادارہ جو ہے اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا اور اپنا کام صحیح طرح سے نہیں کر سکتا. ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا پڑے گا, ان میں جو ہے کمپیٹنٹ لوگ جو ہیں میرٹ پہ جو ہیں لانے پڑیں گے. اگر جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی ہم موضوعوں کی توقع نہیں کر سکتے. اب تو چائنا اور سعودی عرب نے بھی جو ہے اپنا ہاتھ روک دیا ہے. تو جو کچھ کرنا ہے وہ ہمیں خود ہی کرنا ہے. 22 کروڑ کا ملک ایسے نہیں چل سکتا. ڈیفالٹ ہو یا نہ ہو یہ تو ابھی وقت ہی بتا دے گا, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کو شدید مشکلات کا سامنا رہے گا. اور یہ بھی ایک بات میں سنتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل کنسنسس ہو جائے. یہ پولیٹیکل کنسنسس اگر ہو بھی جائے تو صلاحیت کہاں سے لائیں گے آپ؟ تو یہ سمجھنا کہ صرف سیاسی استحکام سے بذات خود جو ہے سارے معاملات حل ہو جائیں گے, یہ بھی غلط ہے. یقیناً جو ہے سیاسی استحکام ایک اہم چیز ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ it is essential but not sufficient. مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.